सभी को नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। और नए साल पर यूट्यूब पे हमारा पहला वीडियो है। अब हम यूट्यूब पे मैं दो चीज़ें शुरू करूंगा। एक तो एनालिसिस पार्ट जो प्रीलिम्स का होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं, उसको लेकर हम डिस्कशन करेंगे, जिसको थीम एनालिसिस बोलते हैं। चूँकि आप अभी प्रीलिम्स 2026 में जुड़ गए हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा यहाँ से। दूसरा, मैं एक मैपिंग सीरीज शुरू कर रहा हूँ। पहले मैंने 2023 के आसपास एक मैपिंग सीरीज करवाई थी, उसको फिर से अपडेट करने जा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से। वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्योंकि वहाँ से ज्योग्राफी के, आईआर के, इसके अलावा करंट जो मैपिंग होती है, जियोपॉलिटिक्स, और जो इन्वायरमेंट की होती है, वेटलैंड से लेकर बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैपिंग सीरीज फिर से मैं शुरू कर रहा हूँ यूट्यूब पे ना, तो ऐसा ही प्यार बनाए रखना। तो आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी की थीम एनालिसिस। कितने क्वेश्चन आते हैं, जैसे लास्ट 5 साल के हम पैटर्न देखें ज्योग्राफी का, इससे आपको आइडिया लगेगा कि मुझे अपने कौन से रिसोर्सेज को देखना है। कई बार जब हम पेपर को एनालिसिस नहीं करते हैं ना, तो फालतू में इधर उधर की किताबें पढ़ने लग जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, तो टू दी पॉइंट इसको कवर करते हैं। जैसे यदि इस पैटर्न देखें, 2025 का अपन पैटर्न देखें, तो कितने क्वेश्चन आए? 12 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आए। 2 मार्क्स के होते हैं, 24 मार्क्स के, यानी 100 जो क्वेश्चन आते हैं उनमें से 12 क्वेश्चन किसके हैं? ज्योग्राफी के हैं। 2025 की बात करें। वहीं 2024 की बात करें तो इसके अंदर लगभग 20 क्वेश्चन है। इसमें मैंने एग्रीकल्चर वाले क्वेश्चन भी शामिल कर लिए हैं, और जो करंट की जो मैपिंग है वो भी शामिल की है। लेकिन स्टैटिक ज्योग्राफी 16 से 18, ठीक है। और इस साल लगभग क्वेश्चन 16 से 18 ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी किताबें हैं वहीं से आ गए। बाकी देखें तो 50-50 रहता है। 50% कंटेंट ज्योग्राफी से डायरेक्ट रहता है, बाकी जो क्वेश्चन रहते हैं अभी हम देखेंगे मैपिंग के ज़्यादा रहते हैं। रिसोर्सेज की भी पूरी बात कर लेंगे अपन, ठीक है। 2023 की बात करें तो 17 क्वेश्चन है, 2022 में देखें 13 क्वेश्चन है, और 21 में देखें 11 क्वेश्चन है। एवरेज देखें तो 12 से 15 क्वेश्चन आपकी रेंज में होने वाले हैं यदि आप ज्योग्राफी को इस तरीके से पढ़ते हो। लेकिन ये सपोर्टिव होता है आपके लिए। कुछ एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आते हैं, कुछ इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं, तो इसका रेशियो अच्छा खासा है। यदि आप अभी 20-25 दिन ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आपके लिए कोई नुकसान वाली बात नहीं है। 2-3 रिसोर्सेज मोटे मोटे जिनको हम एक एक करके बात करते हैं। तो ये आपका थीम एनालिसिस हो गया। ये पीपीटी मैं अपने टेलीग्राम पर भेज दूंगा, आप एनालिसिस कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। स्टडी आईएसपी धर्मेंद्र जाखड़ जो अपना टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे फिर वो जो मैपिंग वाली पीडीएफ्स वगैरह वो भी मैं इंपॉर्टेंट नोट्स वहीं शेयर करूँगा, ठीक है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना आप। सिलेबस यूपीएससी का देखें तो ज्योग्राफी के सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, हमेशा ध्यान में रखो। पीवाईक्यू, सिलेबस, थीम एनालिसिस, इनको ध्यान में रखो। तो ज्योग्राफी वाले सिलेबस में लिखा है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, पूरा है आगे इसमें। फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल इकोनॉमिक, इंडियन ज्योग्राफी, मैपिंग, सारा एग्रीकल्चर से लेकर पूरे ज्योग्राफी आ गई। तो सिलेबस उतना डिफाइन नहीं है। मेंस का सिलेबस डिफाइन होता है, प्री का नहीं होता है। तो सिलेबस को तो कोई खास इसमें है नहीं, पूरा ही पढ़ना है अपने को वैसे भी। अब देखिए क्वेश्चन का पैटर्न देखें, और आपको ये भी देखना है यूपीसी किस प्रकार स्टेटमेंट बना रहा है, चेंज करता रहता है, उनका पैटर्न चेंज करता रहता है, तो वो देखने वाली बात है। पहले क्वेश्चन जैसे 2025 में देखें, ये क्वेश्चन आया है मैपिंग का क्वेश्चन है, बेसिक मैपिंग का क्वेश्चन है। और जो हमने सीरीज 2023 में की थी उसी से एकदम डायरेक्टली कॉपी हुआ है, इसी तरीके से हमने पढ़ा था और क्वेश्चन आया था। मैं दोबारा भी इसी सीरीज को बहुत ही बेसिक से दोबारा कवर करता हूँ, ताकि वन स्टॉप सोल्यूशन आपके लिए रहे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, लाइक करते रहना। तो ये मैपिंग का क्वेश्चन है, मैपिंग बेसिक मैपिंग का है कि जैसे एंडीज पर्वत श्रृंखला है, तो आगे से हमें कैसे तैयार रहना होगा कि हमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की रॉकीज होगी, अपना हिमालयन हो गया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की कौन सी चोटी है, कौन से पर्वत पहाड़ मैदान ये जिले हैं, उसके हिसाब से बेसिक आपको आइडिया लगेगा कि मुझे मैपिंग करनी है। ज्योग्राफी में यदि कंटेंट की बात करें, 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक तो है बेसिक, आप कह सकते हो 50% जो क्वेश्चन आ रहे हैं बेसिक से आ रहे हैं। और ये कहाँ से कवर करने हैं आपको? 6 से 12 की नई वाली एनसीईआरटी, जो न्यू एनसीईआरटी है, ठीक है, उनसे कवर करना आपको। 6 से 12 की नई वाली एनसीईआरटी से कवर करना। नई वाली एनसीईआरटी किसकी बात कर रहा हूँ, जैसे फोटो दिखाऊँ तो आपको मैं, ये जो एनसीईआरटी किताबें आपके पास होगी ना, ये जो एनसीईआरटी किताबें होगी ना, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। तो ये एनसीईआरटी 6 से 12 की जो एनसीईआरटी है, जैसे इसमें फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। ये 6 से 12 की एनसीईआरटी बेसिक आपको पढ़ना है। ये मेंस में भी सेम है और प्री के अंदर भी सेम है। बाकी जो 50% क्वेश्चन आते हैं ना, वो आते हैं क्वेश्चन ज़्यादातर मैपिंग के। ये क्वेश्चन आते हैं मैपिंग के। और मैपिंग में भी ध्यान रखना, 2 टाइप के मैप है, एक स्टैटिक मैप है, एक करंट मैप है, ठीक है। बस 3 तरीके के इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो माइंड में जब थीम एनालिसिस करते हैं तो आपको ये बैठा लेना है कि मुझे बेसिक ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़नी है, बिटवीन द लाइन वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसके अंदर भी देखेंगे तो क्लाइमेट का रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। क्लाइमेट को यूपीएससी बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो जैसे 11वीं क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी में क्लाइमेट के 5 चैप्टर है, उनको थोरली पढ़ जाओ, एक एक बिटवीन द लाइन पढ़ जाओ। और एक खास बात और है,
जहाँ जहाँ यूपीएससी ने मैप बना रखे हैं, मैप का एनालिसिस सही से करना। जैसे क्लाइमेट की बात करें, समता मंडल, सौमंडलीय बनाए गए, तो उसको देखना एकदम से। उसमें जैसे समताप रेखाएं, समताप और समदाब रेखाएं होती है, मैप के ऊपर बनाई गई है ना, तो उसमें जनवरी माह में और जून माह में उन रेखाओं को देखना, सागर पे कैसे मुड़ी हुई है, कितना वहाँ पे मिलीबार जो दाब होता है, तापमान कितना होता है, महाद्वीप पे कैसे होता है, वो पैटर्न जरूर समझना। यानी यूपीएससी आपसे फैक्चुअल नहीं पूछेगा, लॉजिकल क्वेश्चन पूछेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है यूपीएससी की हमेशा। क्लाइमेट में जैसे ग्रीन हाउस गैसेज है, इनका चैप्टर आपके पास देखोगे आप, तो इनका भी लॉजिकल क्वेश्चन वो पूछने वाला है। महासागर का भी क्वेश्चन आपसे लॉजिकल पूछेगा। इसी प्रकार जो महाद्वीपीय विस्थापन है, प्लेट टेक्टोनिक है, उनका क्वेश्चन लॉजिकल पूछने वाला आपसे, रटने वाला नहीं, समझने वाला। तो एक इंपॉर्टेंट बात, एनसीईआरटी में जहाँ जहाँ कोई बॉक्स बना हुआ है, कोई मैप बना हुआ है, कोई डायग्राम बना हुआ है, याद रखना क्वेश्चन वहीं से बना रहा है, डिट्टो क्वेश्चन वहीं से बना रहा है। मैं आपको एकदम डेटा के साथ दिखा सकता हूँ, कई बार दिखा दिया आपको। तो ये क्वेश्चन हो गया बेसिक मैपिंग का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं, लेकिन टफ है जब मैपिंग नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे। ऐसे खाली मैप लेके आप मेरे साथ ही कर लेना। जब मैं मैपिंग 1-2 दिन में मैं काम शुरू कर दिया, मैंने पीपीटी बनाना, 1-2 दिन में अपने अल्टरनेटिव डे या 2 दिन से एक वीडियो आना शुरू हो जाएगा। आप मेरे साथ ही खाली मैप लेके बैठना, सारी प्रैक्टिस करना, एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये मैपिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ज्योग्राफी क्वेश्चन कम है, लेकिन इनडायरेक्टली हेल्प बहुत ज़्यादा होती है आपकी, चाहे मेंस के एग्जाम हो, चाहे प्री के इन्वायरमेंट है या आईआर है, उसमें हेल्प होती है। इसके अलावा फिर से मैपिंग का है, भूमध्य रेखा में से कितना से होकर गुजरती है, ये भी लगभग हमने इससे अपने वीडियो में कवर कराया था। मैपिंग का क्वेश्चन है, ये स्टैटिक मैपिंग है, ध्यान रखना। पहले वाला भी स्टैटिक मैपिंग, ये भी स्टैटिक, जो ट्रेडिशनल मैपिंग हम जिसको बोलते हैं। यूपीएससी पहले समय बहुत क्वेश्चन पूछता था इनको लेकर, तो ये क्वेश्चन हो गया मैपिंग का। इसके अलावा ये थोड़ा सा करंट का है, करंट एग्रीकल्चर और ज्योग्राफी को मिक्स करके इसमें पूछा गया है, ठीक है। ये करंट एग्रीकल्चर का कह सकते हैं इसको, ये भी इसमें शामिल किया गया है। कुछ करंट ज्योग्राफी आ जाती है, कम आती है लेकिन आ जाती है कई बार। ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक, जो आपकी 11th क्लास की फिजिकल की एनसीईआरटी है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो चैप्टर है, उसी से पूछा गया है। और उसमें डिट्टो ये लिखा हुआ है, जो आपने देखा होगा, प्लेट विवर्तनिक और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, उसके अंदर ये बातें उनके साक्ष्य में लिखी हुई है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के साक्ष्य क्या है, उसके अंदर ये पूछा गया। डिट्टो स्टैटिक ज्योग्राफी की हम बात करें, फिजिकल ज्योग्राफी, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। वायुमंडलीय विद्यमान धूलकण, उपोष्ण शीतोष्ण, ये मतलब आपके क्लाइमेट वाले चैप्टर से। मैंने पहले कहा था 50% क्वेश्चन स्टैटिक है, विशेषकर यदि इसमें भी आपको वरीयता देना हो तो क्लाइमेट को सबसे ऊपर रखना, उसके बाद में फिजिकल ज्योग्राफी को ऊपर रखना, फिर ओशनोग्राफी को ऊपर रखना, फिर बाद में इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी भी काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन है वहाँ से, उसके अंदर भी बहुत सारे इंडियन माउंटेन, रिवर्स, झील वगैरह, ये सारे मैपिंग के साथ हम कवर कर लेंगे बाद में, ठीक है। स्टैटिक ज्योग्राफी का है। आगे बढ़े, अब जनवरी उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं, मैंने पहले कहा था ये क्वेश्चन यूपीएससी को इतना प्यार है, आजकल 2-3 सालों से ये काफ़ी पूछे गए हैं। तो जहाँ जहाँ जैसे ज्योग्राफी के अंदर जो मैप बने हुए हैं, जैसे अपन मैप देखें इसमें, जैसे ये मैप बना हुआ है महासागरीय जलधाराओं का, तो इसको पूरा कैलकुलेशन कर लेना। देखो लॉजिकल कैसे देखना है, इसमें लॉजिकल थिंकिंग कैसे रखनी है। आप देखोगे जैसे अटलांटिक महासागर है, उस ये पूरा खुला है, ऊपर नॉर्थ से साउथ से खुला है, तो यहाँ पे पैटर्न जलधाराओं का कैसे बनता है, एक फिक्स पैटर्न बनता है जलधाराओं का। नॉर्थ अटलांटिक में एक जलधाराओं का फिक्स पैटर्न बनता है, ऊपर से ठंडी आती है, नीचे से गर्म जाती है। सेम यही ये पैटर्न बनता है, नीचे यहाँ से गर्म फिर ठंडी। लेकिन हिंद महासागर में ये पैटर्न नहीं बनेगा, हिंद महासागर की जलधाराओं का पैटर्न अलग बनेगा, क्योंकि ऊपर से ठंडी जलधारा नहीं है। और यहाँ पे भी है ना, मानसूनी पवनों के हिसाब से ये पैटर्न 6 माह उल्टा होता रहता है, एकदम ऋतुओं के साथ में ये क्या होता है, उल्टा रहता है। तो ये पैटर्न खास पैटर्न है, इसको समझना होगा आपको। अब इनमें से भी कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म है, कहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा होती है, कहाँ पे जलधाराएं आपस में मिलती है, ऐसे पढ़ना चाहिए। ये पढ़ने का आपको लॉजिकल तरीका होना चाहिए, और आपको यूपीएससी फिर देखना बहुत ही आसान लगेगा। इसी प्रकार जैसे अपन देखें, ये देखो महासागर की सतह के तापमान दे रखा है, जैसे सतह पर तापमान, ये जो समताप रेखाएं होती है, आपको ये देखना है कि जनवरी माह में कैसी है, जून माह में तापमान कैसा है, समदाब रेखाओं को देखना है। वहीं से ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपको। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ज्योग्राफी में आपको कोई बोले कि इतनी मोटी किताब ये लाओ वो लाओ, क्यों लाना भाई, 1-2 क्वेश्चन मान लो अलग से पूछ लिए, उसके चक्कर में क्यों बेसिक किताबें छोड़े। पिछले 30 सालों को पेपर उठा के देख लेना, कभी भी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आपको धोखा नहीं देने वाली है। बेसिक एनसीईआरटी पढ़ो बस। मेरा खुद का 5 बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, हमेशा मैंने इनको ही वरीयता दी है। जब जब कचरा पढ़ने की कोशिश की, प्रीलिम्स फेल हो गए, लेकिन 5 बार प्री पास समझ में आ गया कि हाँ यही पढ़ना है बस। 6 से 12 की एनसीईआरटी पढ़ लो, सफिशिएंट है। आप में से कोई बच्चा जैसे 2027 की तैयारी कर रहा है, टाइम अच्छा खासा है, तो आजकल ये बिल्कुल नई एनसीईआरटी भी आ गई है, 6वीं 7वीं 8वीं 3 में चेंज हुई है, अभी 2025-26 की है। लेकिन 26 वालों के पास टाइम नहीं होगा तो रहने देना आप,
जो 27 में तैयारी कर रहा है वो बच्चे ये एनसीईआरटी बेसिक एनसीईआरटी देख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टाइम है आपके पास, कुछ चैप्टर जुड़े, मान लो अगले साल क्वेश्चन बन जाए यहाँ से। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा इसको भी यूट्यूब पे एक सीरीज चला दे। ठीक है, पहले मैंने ज्योग्राफी काफ़ी पढ़ाई है, ज्योग्राफी के एनसीईआरटी से लेकर आप देखना यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ है। ठीक है, बेसिकली। अच्छा, एक और बात है, आप में से कोई सीरियस एस्पिरेंट है जो 2026 की तैयारी कर रहा है, तो हमारा जो मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, इसी तरीके से हम लॉजिकल वे में उसमें क्या करते हैं, लाइव क्लास में टेस्ट सोल्व करते हैं। मिनी टेस्ट होता है, उसके बाद फुल टेस्ट होता है, बहुत सारा कंटेंट भी होगा, मेंटरशिप भी होगी, डाउट सेशन भी होंगे, आप जुड़ सकते हो। जो 2026 की प्रीलिम्स मेंटरशिप है अभी स्टार्ट हो गया, 5 महीने लाइव रहेंगे हम उसमें, और मैं ऐसे एनालिसिस उसमें करता हूँ। ठीक है, और 2027 वाले बच्चों के लिए भी आंसर राइटिंग एक लॉन्ग टर्म बैच मेंटरशिप आंसर राइटिंग का शुरू कर दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अपना ऐप जो है एंड्रॉइड में जाना है, आईओएस में जाना, स्टडी विद डीजे, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में ऐप देख लेना अपना, वहाँ जाके आराम से। आपको लगता है कि ऐसा मेंटर जिसने 4 इंटरव्यू फेस किए हैं यूपीएससी के, 5 बार प्री पास किए, एक अच्छा खासा अनुभव है मेंस का, प्री का, तो उनके साथ जुड़ के काम कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता वो ज़माना गया, 1.5-2 लाख फाउंडेशन, 15 महीने 20 महीने आप क्लासों में बैठते हो। बच्चे को बस गाइड करो, बच्चा खुद पढ़ेगा, खुद अपनी एग्जाम निकालेगा, यही हमारा फिलोसफी है, इसी हिसाब से हम काम करते हैं। तो जुड़ सकते हैं मेंटरशिप बैच में, 26 वालों के लिए भी है, 27 के लिए भी है। आगे बढ़ते हैं। बेसिक सेलो वाला क्वेश्चन है, वही जो क्वेश्चन है फिजिकल ज्योग्राफी के कह सकते हैं अपन, जहाँ पे मादी पे विस्थापन सिद्धांत, रोग, चट्टाने वगैरह है ना, वहाँ से ये क्वेश्चन बेसिक स्टैटिक ज्योग्राफी से पूछा गया है। इसके अलावा देखो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी के पीवाई को का आप जब डेटा एनालिसिस करोगे ना, वो खुद बता देगा कि आपको पढ़ना क्या है और किस पैटर्न पे पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसी प्रकार जैसे पृथ्वी के घूर्णन, और ये करंट ज्योग्राफी का है, करंट चीज़ें बहुत सारे, जैसे सौर फ्लेयर्स काफ़ी चर्चा में रहते हैं, उसको लेकर ये क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे आजकल स्टेटमेंट चेंज कर देता है, खतन 1, खतन 2, खतन 3 ऐसे कर लेता है वो, लेकिन इनमें ज़्यादा घबराने की नीड नहीं होती, ये उल्टा आसान होता है, ज़्यादा आसान होता है। खतन 1, खतन 2, खतन 3 ऐसे होते हैं ना, तो इनमें एलिमिनेट करना इनको आसान हो जाता है, इतना भी टफ नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार फिर से मैपिंग, थोड़ा सा टाइम जोन वाला है, और ये एनसीईआरटी में उतना नहीं दिया था, लेकिन आप में से कुछ जिज्ञासु प्रवृत्ति का एनसीईआरटी पढ़ रहा है, वहाँ जब टाइम जोन की बात आती है तो आप निश्चित रूप से गूगल जरूर करोगे कि किस में अधिक टाइम जोन है। जैसे फ्रांस में सर्वाधिक टाइम जोन है, 12-13 कितने सर्वाधिक टाइम जोन है, यूएस में काफ़ी है, कनाडा में है, टाइम जोन वहाँ पे ज़्यादा है। जैसे हमारा तो टाइम जोन एक ही है, 82.82 ऐसा कुछ है ना टाइम जोन, जो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो यहाँ से माइंड में क्लिक होता है कि भारत के कितने राज्यों से उत्तर से दक्षिण में टाइम जोन वाली जो रेखा है वो गुजरती है, ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे ईस्ट में, ऐसा करके क्वेश्चन आता है। तो उसमें थोड़ा जिज्ञासु बनने की कोशिश करनी चाहिए आपको। तो ये थोड़ा मैपिंग टाइप का क्वेश्चन है। ये साइबेरिया वाला भी मैपिंग का ही क्वेश्चन है, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। नॉर्मल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिटो कहीं एनसीईआरटी से आ गया हो, उतना नहीं है। इसके अलावा ये यूपीएससी की 3-4 साल से एक थीम बन रही है कि वैश्विक खनिजों को लेकर वो क्वेश्चन पूछ रहा है एक, और ज़्यादातर तो इनके पीछे पड़ा है, बोत्सवाना, ये हीरा, इधर कोबाल्ट को लेकर इनके पीछे पड़ा है। तो इसका मतलब एक थीम बन सकती है कि हमें वर्ल्ड के मिनरल्स को भी देख लेना चाहिए, थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेना चाहिए उनको लेकर। तो यहाँ से एक इनसाइट आपके लिए निकल के आता है कि मैपिंग इनकी भी कर लेनी चाहिए। तो यूपीएससी में 2 टाइप के क्वेश्चन है, स्टैटिक एनसीईआरटी और मैपिंग। तो मैपिंग में क्या क्या करना चाहिए, तो मैपिंग में यहाँ से हिंट मिल गया ना, एक तो वो नदियाँ, पहाड़, पर्वत होगी, दूसरा खनिज वगैरह ये हो गए, या करंट मैपिंग होगी, ये आपको कर लेना चाहिए। इसी प्रकार 2024 में देखें, 2024 का प्री मैंने भी दिया, इसमें इंटरव्यू तक पहुंचा। तो इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की, जैसे 2024 में मैं प्री की बताऊं तो अपनी नॉर्मल तैयारी थी, क्योंकि मेरे सेशन चल रहे थे, मैं बच्चों को पढ़ा ही रहा था लगातार। तो नॉर्मल तैयारी थी, इतना ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ाई कर रखी थी। तो वहाँ जाते ही देखा ज्योग्राफी के 18-22 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के इसमें शामिल कर लें कुछ, तो ये अपनी रेंज में थे, मतलब गलत नहीं होने थे, क्योंकि ऑप्शनल ज्योग्राफी था, काफ़ी ज्योग्राफी में पढ़ाता भी हूँ बच्चों को। तो एक फेवर हो गया एक तरह से ना, या फेवर नहीं हुआ तो कम से कम ये हो गया कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ यार ये तो मेरा जोन है। और कितना चाहिए कट ऑफ पास करने के लिए अपने को, 45 क्वेश्चन चाहिए, 45 भी नहीं चाहिए, 42-45 क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, 45 आराम से कर लेंगे। जब 18-20 क्वेश्चन आपकी ज्योग्राफी के सही हो जाते हैं, फिर पॉलिटी के आपकी रेंज में होते हैं 10-15 क्वेश्चन। ये एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की है कि कुछ सब्जेक्ट आपके कोर होते हैं, जैसे मेरा ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है मान लो, जैसे आपका भी होगा, साइंस टेक होगा, इकोनॉमी होगा, कोई भी हिस्ट्री होगा, एक हर सब्जेक्ट का, हर स्टूडेंट का 2-3 सब्जेक्ट कोर होते हैं। तो वो उसको प्री पास चुटकी में निकला देते हैं, क्यों, वहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। जैसे पॉलिटी के क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, 15 क्वेश्चन आएंगे तो 12 क्वेश्चन आपकी रेंज में होंगे, ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन आएंगे तो 12 क्वेश्चन रेंज में होंगे, 50% काम तो हो गया आपका। अब 50 में से आगे बच्चे शेष क्वेश्चन 5-5 सबसे लेंगे, कट ऑफ पार कर लेंगे आराम से। टॉपर तो बनना ही नहीं ना प्री का, 150 थोड़ी लाना है, 100-120 नंबर की रेंज में नंबर आ जाए, प्री पास कर दो बस। ये तरीका आपका होना चाहिए।
अब जैसे पार्थिव विकर्ण, बिल्कुल ये डिट्टो एनसीईआरटी से कॉपी हुआ है। 2024 में तो लगभग क्वेश्चन जो फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है इससे काम बन गया था। 7 से 8 क्वेश्चन इसी एनसीईआरटी से आ गए थे जो फिजिकल, जो जैसे ये क्लाइमेट वाला है, पार्थिव विकरणों को लेकर इतना इजी क्वेश्चन है, इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। बेसिक से आप यदि पढ़ा तो आराम से इनको कवर कर सकते हो। भूमध्य रेखा, सौरमंडल, वही क्लाइमेट का, फिर से क्लाइमेट का सेम, लगभग चैप्टरों से एकदम डिट्टो कर लिया उन्होंने। अब बताओ कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे और किताबें पढ़ेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिजिकल ज्योग्राफी वाला जो है इधर, वहाँ से ये राग, धूल, नाइट्रोजन यौगिक, ज्वालामुखी उद्गार लिखा हुआ है वहाँ पे, एकदम लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। मैं अभी आपको लेके दिखा दूँ, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया भी था जब ये 2024 का पेपर लगा था। इस पर मैंने एक बनाया था कि ज्योग्राफी क्वेश्चन कहाँ से आए, डिट्टो मैंने एनसीईआरटी आपको दिखाई थी। यही है फिजिकल एनसीईआरटी, या 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं एनसीईआरटी, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से अभी हमने देखा समताप रेखाएं, 2025 में पूछ रखा था, 2024 में भी वही थीम है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी पे जब भी कोई यूनिक चीज़ लगे ना आपको, साइड में कोई बॉक्स है, कोई डायग्राम है, कोई मैप है, कोई पाई चार्ट बना हुआ है, कोई वर्ल्ड का मैप है, इंडिया का मैप है, लोकेशन है, थोड़ा सा जिज्ञासु प्रवृत्ति का बनना, थिंकिंग करना, लॉजिकल थिंकिंग सोचना, फिर देखना कमाल। ठीक है, इसी प्रकार देखें विश्व के कोको उत्पादक, ये एक थीम बन रही है, या तो मिनरल्स को लेकर या कुछ ऐसे करके थीम बन रही है, एग्रीकल्चर। चलो इसको भी शामिल कर लेते हैं, जब वर्ल्ड का ऐसे कुछ जहाँ पे प्रोडक्शन अधिक हो रहा है, कोई लिस्ट निकालेंगे गूगल में, देखेंगे कौन कौन से देश अधिक प्रोडक्शन किस चीज़ में कर रहा है, कोई चाय में कर रहा है, कोई कॉफ़ी में कर रहा है, कोई कोको में कर रहा है, कोई मिनरल्स में देखेंगे, लिथियम कहाँ पे, ऐसे करके थोड़ा सा पढ़ना चाहिए हमें। ये आपको थोड़ा आइडिया देते हैं कि पढ़ाई का दायरा आपका क्या होना चाहिए। ये बिल्कुल ईजी है, आप 11th क्लास की इंडियन ज्योग्राफी देखोगे, मैपिंग करते हो आप, तो ईजिली आपके लिए बहुत एकदम आसान था। मैपिंग का है, बेसिक मैपिंग है, इसको स्टैटिक मैपिंग कह सकते हैं। इसी प्रकार चट्टानों की अपेक्षा वाला, वर्षा के घोल, ये फिजिकल ज्योग्राफी वाला चैप्टर है। या थोड़ा बहुत इसमें जैसे वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान, ठीक है, ये थोड़ा बहुत क्लाइमेट वाले से मिलता जुलता है, मिक्सअप तो आता है कई बार। अब इसमें 3 खतरनाक, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये तो उल्टा आसान हो जाता है। ये उससे तो आसान ही है ना, जो आजकल ही आते हैं 1 युग्म, 2 युग्म, 3 युग्म, उनसे तो आसान ही है, इतना भी टफ नहीं है। बच्चे बोल रहे सर आपको आसान लग रहा है आसान वसान कुछ नहीं होता है, सही बताऊं, इतना आसान नहीं होता है। आजकल प्रीलिम्स बहुत टफ हो गया, क्योंकि 5-6 लाख लोग प्रीलिम्स में बैठ रहे हैं, उनमें से 10-12 जो लोग प्री पास करेंगे, तो नो डाउट कंपटीशन कितना भयंकर है। अब लकीली मेरा 5 बार हुआ है, लक फैक्टर भी होता है नो डाउट, ऐसा नहीं होता कि पढ़ने से ही सब कुछ होता है, मेहनत तो होती है नो डाउट। लेकिन ये समझ लिया था, सही बताऊँ तो शुरुआत में जब आपकी तरह में भी था, बिगनर था, तो 1-2 अटेम्प्ट में प्री फेल कर गया था, नहीं समझा, क्योंकि कभी पीवाई की देखे नहीं, सिलेबस देखा ही नहीं। जब से खुद से एनालिसिस करना सीखा, खुद से एनसीईआरटी पढ़ना सीखा, उस दिन के बाद प्रीलिम्स, लगातार प्रीलिम्स इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं लगातार। तो ये चीज़ें मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कोई कि ये कर लेना वो कर लेना, बेसिक बता रहा हूँ। अब ये उत्तरी सागर वाला है ना, बेसिक आपका है, तो जितने भी ओशियन है उनके बाउंड्रीज, क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा, भूमध्य सागर है, काला सागर है, बहुत सारे जो सीज है ना, दक्षिण चीन सागर है, उनके बाउंड्रीज वाले कौन से देश हैं, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये थीम आपकी है ना, बेसिक जो मैपिंग है उसकी थीम है। अब ये वाला धुआंधार, ये सब हुंड्रू, छोटानागपुर, स्वर्ण रेखा, अब ये ना एज इट इज आपकी 6वीं वाली एनसीईआरटी में लिखा है साफ साफ, हुंड्रू, छोटानागपुर, स्वर्ण रेखा। अब जैसे ये नई वाली एनसीईआरटी में अभी देख रहा था, बिल्कुल जो नई आई है, इसमें भी यही बात लिखा है, हुंड्रू, छोटानागपुर, स्वर्ण रेखा। हालांकि इतने, ये तो बहुत सारे हैं, जलप्रपात कितने पढ़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट जो एनसीईआरटी के अंदर है उनकी मैपिंग तो हम कर सकते हैं ना। एनसीईआरटी के अंदर कोई छोटी सी नदी का नाम भी आ रहा है तो उसको तो देख सकते हैं ना, कोई पहाड़, पर्वत, माउंटेन आ रहा है उसको तो देख ही सकते हैं ना। तो ये तैयारी करनी है आपको, बेसिक एनसीईआरटी आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, धुआंधार ये सब बताया इसमें, तो ये एनसीईआरटी से काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाती है इसमें आपको। ये टफ होते हैं, युग वाले इतना आसान नहीं होते, इनमें मुश्किल होता है थोड़ा सा। इसी प्रकार ये भी 6वीं वाली एनसीईआरटी में ही है, जो आपकी 6वीं की एनसीईआरटी है ना, ये पृथ्वी वाली, इसी के अंदर ये दोनों एक ही जगह से उठाए थे ये क्वेश्चन। 6वीं वाली एनसीईआरटी से ही उठाए थे उन्होंने। लेकिन एज इट इज़ ऐसा नहीं कि पूरा 100% सही हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे है, मतलब आपके काम की चीज़ जो चाहिए थी आपको वो मिल जाएगी, मतलब पढ़ते समय आप देखोगे तो मिल जाएगा। देखो इसमें थे ये वलित पर्वत, ये जो नाम भी लिखे हैं इसमें अलग अलग, जो कौन कौन से हैं, ज्वालामुखी पर्वत है, वलित पर्वत इसमें लिखा है। इसी प्रकार जो आपको मैं बोल रहा था, जलप्रपात, छोटानागपुर पठार, स्वर्ण रेखा, हुंड्रू, इस पर था ये। कर्नाटक जोग पलपा, ये लिखा हुआ है इसमें, कई सारे लिखे हुए। तो इससे थोड़ी सी तो हेल्प होती है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% इससे था, लेकिन कुछ तो एलिमिनेशन हो ही सकता है। ये करंट मैपिंग का है, ये भी एक थीम है। आजकल ट्रांसपोर्टेशन इनका काफ़ी पूछ रहा है, कभी वो बंदरगाह, कभी हवाई अड्डों के बारे में, कभी नेशनल जो हाईवेज है उनके बारे में,
क्योंकि ये ज्योग्राफी उसका है, इंडियन ज्योग्राफी जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर उनको लेकर कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। इसी प्रकार जलवाष्प, ये बेसिक आपका क्लाइमेट वाला जो टॉपिक है, ठीक है। तापमान की वार्षिक दैनिक सीमा, ये किसी जलवायु के बारे में, तो ये बेसिक स्टैटिक आपकी ज्योग्राफी है, उससे हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें 2024 में स्टैटिक ज्योग्राफी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। इसी तरह कोरिलेस फोर्स, ये भी बेसिक आपका उसी का है, जो क्लाइमेट वाला जो है ना फिजिकल ज्योग्राफी, इसको ध्यान से पढ़ना। यदि ज्योग्राफी में किसी एनसीईआरटी को सबसे ज़्यादा वरीयता देनी है, सबसे ज़्यादा रिवीजन करना है, तो ये क्लास की एनसीईआरटी, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, और आज नहीं पिछले 30 सालों में उठा के देख लेना, ठीक है। और इनके और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाने हो तो किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज की बजाय इनके प्रैक्टिस करना ठीक है। जो एनडीसीडीएस के एग्जाम है उनके क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, ज्योग्राफी के सबसे अच्छे क्वेश्चन एनडीसीडीएस में आपको मिलेंगे ज्योग्राफी के, तो वहाँ से बहुत सारे रिपीट भी होते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ने के बाद वहाँ से लगा सकते हो। इसी तरह से जैसे ये यूपीसी की थीम है, जो ना 6वीं क्लास की एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है, देखो यहाँ से यूपीसी ने पिछले 4-5 सालों में कितने क्वेश्चन पूछ लिए। ये वाला जो है ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो डायग्राम है, इससे है ना यूपीसी इतना प्यार करता है, हर साल बदल बदल के, कभी वो है ना कर्क के बारे में पूछ लेगा, कभी मकर के बारे में, कभी 21 जून 22 सितंबर, ये सारा पूछ लेगा वो, 23 सितंबर 21 मार्च, कैसे कैसे बनता है, इतनी बार पूछा इसको ना, और यहीं से पूछा, केवल एक डायग्राम से पूछा उन्होंने। तो बेसिक देख लो आराम से, एक एक पेज पे पता हो जाना चाहिए कि कहाँ से क्या पूछा है। ये पीठ भूमिका बेसिक मुझे एनसीईआरटी में नहीं मिला, ये थोड़ा सा अदर इन्वायरमेंट टाइप का सा क्वेश्चन है। अब ये इजी है, क्योंकि इजी है कि आप है ना जनसंख्या भूगोल ये पढ़ते हो, जैसे मानव भूगोल पढ़ते हो, उसके अंदर ये तो, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में कि कौन से ऐसे विकसित राष्ट्र है जिसमें कई बार आता है ना कि जनसंख्या का वहाँ पे वर्ग संख्या बढ़ रही है, कार्यशील जनसंख्या कम हो रही है। इसके बाद में सेम क्वेश्चन 2024 की मेंस में जब मैं मेंस लिख रहा था, उस समय डेमोग्राफिक विंटर ऐसे करके पूछा, डेमोग्राफिक शीत करके पूछा, लगभग यही दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे। इसके अलावा ये सबसे इजी क्वेश्चन था, मतलब आप मैपिंग करते हो तो आपको पता है किन दो देशों के बीच में बाउंड्रीज है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया। आसान, कभी कभी यूपीएससी बहुत आसान भी पूछ लेता है, लेकिन ये भी कई लोगों को गलत होगा। ये करंट मैपिंग का था, करंट मैपिंग, आईआर, जियोपॉलिटिक्स, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। लाल सागर, ये भी थोड़ा टफ था, नो डाउट, ये क्वेश्चन बहुत टफ था, इतना आसान नहीं था, पता है नहीं पता है उसके हिसाब से इसको देखना होता है। फिर 2023 के क्वेश्चन देखें तो बेसिक मैपिंग का पहला ही क्वेश्चन है, ये झेलम नदियाँ, ये सब इंडस, ये सब अपन पढ़ते हैं, झेलम नदी, वुलर झील, ये सब आप पढ़ते ही हो, कृष्णा नदी, ये सब आइडिया होता है, तो बेसिक मैपिंग का कह सकते हैं ये क्वेश्चन। इसके बाद में ये जो पोर्ट्स हैं, पोर्ट, या अभी पहले हमने देखा था ट्रांसपोर्टेशन एक थीम है, वर्ल्ड मिनरल्स एक थीम है, ऐसी थीम यहाँ से डेवलप होती है जिनको आपको देखना होगा। साथ में ये भी देखना यूपीसी कैसे फ्रेमिंग कर रहा है इनको। ये वेजिटेशन वनस्पति वाला है, जो बेसिक आप एनसीईआरटी में पढ़ते हो, फिजिकल में, इनमें पढ़ते हो, फिजिकल ज्योग्राफी में। ये थोड़ा सा, ये भी थोड़ा सा एनसीईआरटी में हिंट दिया हुआ है, जहाँ पे एग्रीकल्चर की, भारत में जोत का आकार, जो है इंडियन ज्योग्राफी इकोनॉमी वाली, भारत के लोग और अर्थव्यवस्था एक एनसीईआरटी है, उसके अंदर आपको काफ़ी हिंट मिलता है उस चैप्टर में इसको लेकर। ये मैपिंग का क्वेश्चन है, लेकिन टफ था, ये आसान नहीं था, हर किसी को पता नहीं होता इसके बारे में। इसी प्रकार ये जो है ना, भारत की कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किन के समृद्ध स्रोत है। ये जो क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लग रहा था, लेकिन मैं एक एनसीईआरटी पढ़ रहा था अभी, देखो यहीं पढ़ी वो एनसीईआरटी, तो डिट्टो उसी एनसीईआरटी से उन्होंने बना दिया एक जगह से। 10th क्लास की एनसीईआरटी जो है ना आपकी, अभी तो नहीं मिल रही है, ठीक है, वो पड़ी होगी इधर। तो जैसे ये 10th क्लास की एनसीईआरटी है ना, तो वहाँ पे यही लिखा हुआ था, मतलब देखो मिल ही गया, खनिज और ऊर्जा संसाधन, तो वहाँ पे ये वर्ड जो था ना, इल्मेनाइट और रूटाइल, तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ रूटाइल और इल्मेनाइट, ये बॉक्स मैं तभी कह रहा था, आप देखो, आप इसको देखना, 10th क्लास की एनसीईआरटी को देखना, ये यहाँ इल्मेनाइट रूटाइल, ये यहाँ से मिला, फिर 10th क्लास की एनसीईआरटी में क्वेश्चन था, जबकि ये कई लोगों को गलत हुआ, नहीं आइडिया होता है कई बार। टाइटेनियम, देखो इसमें लिखा है फ्लोराइड जो दांतों को गलने से रोकता है, फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। अधिकतर दंत मंजन टिटेनियम ऑक्साइड
से सफ़ेद बनाए जाते हैं जो कि रूटाइल और इल्मेनाइट आदि से प्राप्त होते हैं। देखो ये कमाल है। तब इससे फ़र्क पड़ता है कि यार पूछे जा रहे हैं तो क्यों ना ऐसे रिसोर्सेज को फॉलो करें जहाँ से कम श्योरिटी तो है काफ़ी हद तक। 2-4 क्वेश्चन इधर उधर से आगे उसके चक्कर में अपन बेसिक रिसोर्सेज थोड़ी छोड़ देंगे। बेसिक रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी है, बाद में चाहिए आप कुछ ही पढ़ लेना और बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। ये कोबाल्ट वाला, ये जब बार बार पूछ रहा है आपको 23 में बहुत सवाल आ रही है, हिंट आ रही। अच्छा एक और तरीका होता है, यूपीएससी ने जैसे 23 में कोई क्वेश्चन पूछा, अब इसमें कोबाल्ट के बारे में, अब ये बोत्सवाना, अर्जेंटीना, कांगो इनके बारे में पूछ रहा है, तो इन ऑप्शन को भी देख लेना चाहिए कि अर्जेंटीना में कौन सी खनिज है, किस मामले में अर्जेंटीना टॉप पे, कोई कोको में टॉप पे या किसी और में लिथियम में इनमें टॉप पे। थोड़ा सा ऐसे पढ़ने का तरीका होगा ना लॉजिकल, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। वैसे आप हमारी जो पीवाई की बुक है ना आपने देखी होगी, सबके पास है वो, तो उसमें हमने ऐसे ही कैलकुलेशन किया है। उनके जो चारों ऑप्शन है उनको एक्सप्लेनेशन इतना बेटर किया है। पीवाई की बुक मार्केट में मिलेगी आपको, ऑफलाइन मिलेगी, अमेजन फ्लिपकार्ट पे देखना वो। अब आप बोलोगे सर आप तो प्रचार कर रहे हो किताब का, एक बार देख लेना, आपको प्रचार लगेगा नहीं, वो ऐसा फील होगा कि यार ये तो कंटेंट हमारे लिए बना है, कोई बुक आपकी इतनी हेल्प कर सकती है ना। मार्केट में है पीवाई की नो डाउट, सबसे टॉप पे अभी उसका, वो तो नहीं भी आ गई, आपको पड़ी होगी टेबल पे कहीं। देखो ये पीवाई क्यों आपके टेबल पे होनी चाहिए ना, इसकी बात कर रहा हूँ। ये 13 साल की इतनी मोटी क्यों है, इसी कारण था कि एक्सप्लेनेशन इसमें बहुत ज़्यादा दे दिया हमने, हर एक ऑप्शन को ऐसे डिफाइन कर दिया इसमें। ठीक है, अमेजन फ्लिपकार्ट पे देखना, वहीं मिलेगी आपको। इसी तरह से कांगो बेसिन पहले भी पूछ रखा है, ये आपस में जुड़े रहते हैं आपस में। ठीक है, पहाड़ियाँ ये सब बेसिक मैपिंग का है, इंडियन ज्योग्राफी मैपिंग का क्वेश्चन है। इसी प्रकार ये जो हाईवे है ये आपको उस एनसीईआरटी, ये तो करंट का था, त्रिपक्षीय राजमार्ग, ये तो करंट में चर्चा में था। ये वाला स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ना, उसमें वो एनसीईआरटी मिल जाएगा, 12th क्लास की जो भारत की एनसीईआरटी उसमें मिल जाएगा। यूरेनियम और ये काफ़ी चर्चा में रहता है, कई बार थोरियम को लेकर, मोनोजाइट मिट्टी को लेकर क्वेश्चन पूछा है, एनसीईआरटी में है वो। इसी प्रकार ये एग्रीकल्चर का है, जो काले तिल है वगैरह ना, कभी कभी इनमें लॉजिक भी लगता है, लॉजिक से भी इनको कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है, इनमें लॉजिक भी लगता है कि जैसे काले तिल है, तो ये लॉजिक ये कि आपको कृषि के बारे में नॉलेज है। जैसे हमारे यहाँ काले तिल जो होता है राजस्थान में, काले तिल खरीफ की फसल में होते हैं, तो ये तो पड़ा हुआ है, तो इसको तो मैं सही मारूंगा, हाँ भाई काले तिल खेती खरीफ की फसल के रूप में होती है, की जाती है, तो सही है। इसी प्रकार इसको देखें कि भारत के कुछ जनजातीय लोग काले तिल के बीजों का तेल भोजन, अब काले तिल जो होता है भोजन के रूप में लेते ही हैं। हमें भी याद है बचपन में जो गुड़ है, बाजरे की रोटी है, काले तिल का याद है कि हाँ भोजन के रूप में खाते थे उसको। तो कुछ तो खाते ही होंगे ना, इसने एक्सट्रीम तो लिखा है ना, कुछ है, भारत के कुछ जनजातीय लोग खाते भी होंगे, खाते तो हैं ही, मतलब कुछ में से एक भी आ सकता है, कोई एक भी खाता है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, ये गलत आपको नहीं पता, जैसे नॉर्मल सोचो, एक बार आप नॉर्मल थिंकिंग करो, आप सोचो कि यार मुझे तो नहीं पता खाते नहीं खाते, लेकिन एक बार थिंकिंग करो, कुछ इसमें हिंट है आपके लिए। भारत के कुछ जनजातीय लोग काले तिल के बीजों का तेल भोजन पकाने के लिए प्रयोग करते हैं। स्वाभाविक बात है, यदि तिल होते हैं उसको भोजन क्यों नहीं बना सकते, तिलों को खाया जा सकता है। जब तिल के हम लड्डू खा सकते हैं तो तिल का तेल नहीं खा सकते ये कॉमन सेंस है भाई। यूपीएससी आपको थिंकिंग, वाइड थिंकिंग का मौका दे रहा है लॉजिकली, तो ये भी सही हो गया फिर तो 2-3 सही है ना। अब बचा एक, अब ये आपने बेसिक इकोनॉमी, ये आप एमएसपी की लिस्ट देखते हो तो उसके अंदर होता है, तो तीनों सही हो गए, मतलब ऐसे करके ये चेक कर लेना एक बार, जब मुझे जहाँ तक याद है होना चाहिए वो तिल उसमें है, एमएसपी की लिस्ट में है। ठीक है, और वैसे भी आपने नोटिस किया होगा तिलों को लेकर, सरसों का तेल है, इनको लेकर मूंगफली है, इनको जानबूझ के एमएसपी में क्यों वरीयता दी जा रही है, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ उत्पादन यहीं कर पाए और बाहर से कम मंगाना पड़े, भारत का पैसा बाहर नहीं जाए। थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग करोगे तो बैठेगा मामला। ये काफ़ी बनता है, गुणागणित करोगे ना, कई बार गलत होता है कई बार सही होता है, लेकिन सीख जाओगे। अब ये बेसिक मैपिंग क्यों चर्चा में था करंट में, तो इस साल 10-12 महीनों में जो जो लोकेशन जियोपॉलिटिक्स चर्चा में है, फिलिस्तीन इजराइल से लेकर इधर बांग्लादेश नेपाल, सारा जितने भी लोकेशन है उनको जरूर देख लेना। कोई ज्वालामुखी पर्वत ये सब चर्चा में, तो उनको जरूर देख लेना, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में कौन सा एक सही है, भूमध्य रेखा, सूर्यताप, ये बेसिक आपका क्लाइमेट का है। ठीक है, वर्षा वन वाला ये इतनी बार पूछ रखा है इन्होंने, पिछले 10-15 सालों में देखोगे रिपीटेशन है पूरा वर्षा वनों को लेकर। ये बेसिक वेजिटेशन वनस्पति जो है वहाँ से पूछा गया है। इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु, महाद्वीप और महासागर, वो जो अभी समताप देख रहे थे, लगभग उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन बना हुआ है, थीम सेम ही है लगभग। तो पढ़ते समय याद रखना, बेसिक एनसीईआरटी पढ़ लो, स्टैटिक और मैपिंग स्टैटिक एनसीईआरटी में हो जाएगी, और नई वाली जियोपॉलिटिक्स वगैरह ये करंट से ये कर लेना। इतना आप कर लोगे तो आपका ज्योग्राफी तो आपकी रेंज में होंगे।
ये बेसिक जैसे भूकंप वाला है, तो बिल्कुल उसी चैप्टर से फिजिकल ज्योग्राफी उठा के एकदम उठा के जैसे मैं उठा रहा हूँ इस चैप्टर से, कितना जल्दी मिल रहा है, क्योंकि ये इतना पढ़ लिया बार बार चीज़ों को लेकर, तो ये पता होना चाहिए आपको कि कहाँ कहाँ से क्या बन रहा है। ये भी करंट मैपिंग का था, उससे मैं चर्चा में था। अब देखो, अब दोबारा रिपीट तो नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे कुछ हो रहा है, जियोपॉलिटिक्स हो रहा है, तो मैपिंग पूछ लेगा वहाँ से। इसी प्रकार 22 में देखोगे अफ्रीका की झील। देखो ऐसे क्वेश्चन में लॉजिकल ये होता है कि जैसे ये क्वेश्चन देख रहे हैं अपन कि इसमें पूछा है पश्चिमी अफ्रीका, पहले तो पश्चिमी अफ्रीका की बात कर रहा है वो, थोड़ा सा ये भी देखना होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए पश्चिमी अफ्रीका में कौन सा है। पश्चिमी अफ्रीका में आप ये देख सकते हो, लगभग पश्चिमी अफ्रीका की निम्नलिखित जिलों में से कौन सी एक सूखकर मरुस्थल बदल गई। तो अब हमें पता है लेक विक्टोरिया यहाँ पे लगभग है ना, और लेक विक्टोरिया से तो नील नदी है, उसका भी संबंध है। तो विक्टोरिया झील तो बहुत बड़ी है, यदि ये सूखती है तो पता लगता है हमें। ऐसा कॉमन सेंस कभी कभी हेल्प करता है। अब देखिए ये टफ क्वेश्चन है, फैक्चुअल है, लेकिन फिर भी हम अपना लॉजिक लगा के क्वेश्चन निकालने की कोशिश कर सकते हैं। ये हम अपने सेशन में करवाते हैं उसमें ना, जो प्री मेंटरशिप वाला सेशन है उसमें काफ़ी गुणागणित करते हैं, क्योंकि प्री कभी कभी नॉलेज से ज़्यादा आपकी थिंकिंग पे, लॉजिकल थिंकिंग पे डिपेंड करता है। तो जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हैं, प्री मेंटरशिप बैच में भी अच्छा मौका है। वहाँ पे हम ये करते हैं, पढ़ना आपको ही मैं पढ़ाऊंगा नहीं, कोई क्रेश कोर्स नहीं होगा, मैं केवल क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको अगले 5 महीने। हम करंट अफेयर, वो 15 मंथ का करंट अफेयर वो करवाएंगे, कंटेंट भी देंगे, वो सारा होगा, गाइडेंस होगा, कौन सी किताब कहाँ से क्या पढ़ना है, सारा होगा उसमें। इसी प्रकार ये भी कहीं चर्चा में था, मुझे आइडिया नहीं थी इस क्वेश्चन का। ये बेसिक आपका बिल्कुल मैपिंग का है, एकदम डिटो ऐसे हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन को ले सकते हैं, जैसे ये भी आपका वो थोड़ा सुना रहता है ना, कि जैसे नौकरी का हम कई बार सुन सके हैं कि मेघालय में क्या है, वो कुछ चर्चा में रहता है, वेटलैंड क्या 22 पर रिजर्व है, हाँ 22 पर रिजर्व है, मेघालय में चर्चा में रहता है। तो ये सिक्किम में तो हो ही नहीं सकता। अब नामचबरवा जहाँ से यू टर्न लेती है ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश, सुनते हैं, तो ये गढ़वाली वाले में नहीं हो सकता। 2 तो कट गए, 1 और 3 तो कट गया आपका, 3 भी कट गया, 1 भी कट गया, 1 भी कट गया। ऐसे लॉजिक निकालो, फिर नंदा देवी फिर फिक्स हो ही गया। प्रैक्टिस करो, ऐसे बार बार प्रैक्टिस करो इन चीज़ों की, आसान हो जाएगा काम। मैं हर एक सब्जेक्ट की ऐसे थीम ले आऊँगा, मैपिंग करवा दूंगा, मैं मेरी तरफ से पूरी, मैं यूट्यूब पे आपको हेल्प कर दूंगा ना। बहुत दिनों के यूट्यूब पे काम नहीं कर पाए, क्योंकि थोड़ा ऐप पे क्या आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा सेशन, बहुत वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए थे, क्योंकि थोड़ा सा आंसर राइटिंग में टाइम लगता है, चीज़ों को लेकर उनके आंसर रिव्यू करने होते हैं। अब प्री में भी काफ़ी टाइम है, लेकिन ये चीज़ें मैं पहले भी कराता था, मुझे मज़ा आता है इन चीज़ों में पढ़ाने में। और फिर से मैं अब यूट्यूब पे एक्टिव होकर आपके लिए जो मैं कर सकता हूँ वैलिडेशन, वो मैं करने वाला हूँ। जैसे ये इवेंट उस साल काफ़ी चर्चा में था, तो उसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया, करंट मैपिंग में था वो। इसी प्रकार अफगानिस्तान, ये भी काफ़ी जियोपॉलिटिक्स चर्चा में थे वहाँ पे। तो देशों की बाउंड्रीज कई बार देख लेना, जो विशेषकर चर्चा में रही है, जैसे बांग्लादेश है, नेपाल है, तो इनकी बाउंड्रीज देख लेना एक बार। आ सकता है आपको आसान लग रहा है, लेकिन वो आसान नहीं है, आ जाएगा वहाँ से। मोनोजाइट पिछले सालों में देखोगे 2 या 3 बार पूछ लिया ऑलरेडी ना, केरल मोनोजाइट थोरियम, ये पूछा गया है। ये फिर से मैंने बोला था 6वीं की एनसीईआरटी का वो मैप यूपीसी को बहुत लाइक, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 21 जून, वही मैप 6वीं की एनसीईआरटी इतना प्यार करता है उसे। तो 2 चीज़ों से, 6वीं क्लास की एनसीईआरटी और 7वीं क्लास में एक जल वाला है, उससे भी यूपीसी इतना प्यार करता है। जल में जो ग्लेशियर में कितना जल है, भूजल में कितना है, उससे भी बहुत प्यार करता है। ये पढ़ते रहना, ठीक है। अब होकर आर्द्रभूमि, ये वेटलैंड में हम पढ़ते ही हैं, मैपिंग में पढ़ते हैं। आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य, तो चाय का पूछा तो कॉफ़ी का भी देख लेना, कव्वा के देख लेना, कोको भी देख लेना। ये आपका इंसाइट आपको बोलेगा कि हाँ मुझे इसके इर्द गिर्द तैयारी करनी चाहिए। घाट प्रवाह, गांधी सागर, मैथोन, ये चर्चा में रहते हैं कई बार। जलप्रपात वगैरह देख लेना, ये थीम में देख लेना। ये बेसिक क्लाइमेट का है, बादलों का है। सिंको की द्वीप विवाद, ये बहुत पुराना विवाद है, जो करंट अफेयर पढ़ता है, यूपीसी का एस्पिरेंट है तो उसको तो पता रहता है, उतना टफ नहीं था, इजी था ये। तो दक्षिण सागर की लोकेशन जरूर देख लेना। ये भी अनातोलिया, पुरानी मैपिंग में थे, 2-3 साल से चर्चा में थे। जैसे विशेषकर ये कैटलोनिया, स्पेन वाला, जो वहाँ पे कुछ संग्रह, जनमत संग्रह ऐसा कुछ चल रहा था वहाँ पे, तो चर्चा में था। तो इसको भी करके कर सकते हैं थोड़ा सा आइडिया। हालांकि ये टफ क्वेश्चन है, आसान नहीं है। 2021 का पैटर्न देखें तो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन अच्छे खासे हैं, परमाकल्चर से लेकर। एग्रीकल्चर की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो, विशेषकर जैसे 12th क्लास की जो एनसीईआरटी, 10th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर एग्रीकल्चर के चैप्टर है, बेसिक चैप्टर पढ़ लेना, जहाँ पे रबी खरीफ ये जो फसलें दी गई है, उसमें आपको काफ़ी इंसाइट मिल, यदि आपका बेसिक मजबूत है तो आप उससे कुछ हिंट मिल जाएगा आपको, इसका भी फायदा मिलता है। जैसे पाम ऑयल को लेकर ये चर्चा में रहता है, ताड़ तेल वृक्ष है, ज्योग्राफी का ही थोड़ा सा लोकेशन को लेकर है ये। इसी प्रकार नदियों को लेकर ये टफ क्वेश्चन था, आसान नहीं था, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। चेनाब और सतलज को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। डीडवाना कुचामन, ये मैपिंग का है, बिल्कुल मेरे पास में ही है, जहाँ पुराने 33 महासागर के अवशेष जो है, ये भी मैपिंग है। नदियाँ, झीलें, पर्वत, पठार देख लेना, इनके बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। वैश्विक सागर आयोग, ये ठीक है। तो ये लगभग 5 साल के देखोगे
कर्सिका देखोगे आप यहाँ पे 5 साल के हमने ट्रेंड देख लिया। आपको यदि वीडियो में लास्ट तक आप आए हो तो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि मुझे ज्योग्राफी क्या पढ़ना है। अब आप खुद डिसाइड करना, मेरे ऊपर मत छोड़ना, आप डिसाइड करो एक बार। आपने 5 साल की ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, अब आपको आइडिया होगा कि मुझे ये पढ़ना है, ये मेरे माइंड में थीम है, मुझे इन चीज़ों को वरीयता देनी है और किस तरीके से पढ़ना है, किस तरह से लॉजिकल थिंकिंग रखनी है। और ये जो PDF है मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा इस PDF को। ये अपना वाला देख लेना, ये प्री वाला मेंटरशिप, इसमें क्या क्या शामिल है सारा है। जैसे इसमें 15 मंथ्स का क्या है, करंट अफेयर है, अभी 5 महीने लाइव मिनी टेस्ट रहेंगे, फुल टेस्ट भी रहेंगे, हर सेक्शन के बाद में फुल टेस्ट करेंगे। टारगेट स्टडी, सेल्फ स्टडी का शेड्यूल उसमें दिया गया है, ठीक है। इसमें 6 आगे जो फुल, हर सेक्शन में फुल टेस्ट होंगे, सेक्शन वाइज जो फुल टेस्ट भी होंगे, मिनी टेस्ट बहुत सारे होंगे। लाइव क्लास में मिनी टेस्ट होता है, एनालिसिस लाइव ही करते हैं हम लोग। मैं आपको टाइमर स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि हाँ कैसे सोचना चाहिए। इसमें PYQ बहुत लाते हैं, ठीक है। पर्सनल चैट सिस्टम है मेरे साथ में, आपको एक पर्सनल ID दी जाएगी जिस पे आप हर टाइम मेरे साथ जुड़े रहते हो, ठीक है। बहुत सारा कंटेंट जो होता है प्री का, ई-बुक्स आपको दी जाएगी, PDF फॉर्म में है वो, ठीक है। प्री फोकस कंटेंट और MCQ प्रैक्टिस होगी। ये कॉमन सेंस लॉजिकल वे थिंकिंग, ये वाला सारा काम होगा इसमें, ठीक है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यहाँ तक पहुँचे हो तो लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू।